नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद खास कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए केशव नगर नाम के एक बेहद खूबसूरत और पुराने भारतीय गांव की। एकदम लहलहाते खेत, सादा सा जीवन और एक ऐसा माहौल जहां इंसान और प्रकृति बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो है हरिराम और गोलू की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये दोस्ती, चमत्कार और सबसे बढ़कर एक सर्वोच्च बलिदान की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है। अब इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा है। क्या एक बेजुबान जानवर इंसानों से भी बेहतर तरीके से रिश्ते निभा सकता है? जैसे जैसे हम इस कहानी की परतें खोलेंगे, इसका जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। वफादारी की इस अनोखी दास्तान में हमें ये देखने को मिलेगा कि जिन्हें हम अक्सर बेजुबान समझ लेते हैं, असल में उनके अंदर हमसे भी कहीं ज्यादा गहरी भावनाएं होती हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत। यहाँ हमारी कहानी के केंद्र में है हरिराम, एक बहुत ही सीधा साधा किसान। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए पलटकर रख देता है। उसे वहाँ एक बुरी तरह से घायल बंदर कराहता हुआ मिलता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, साधु का चमत्कार। देखिए, हरिराम उस घायल बंदर की हालत देखकर बहुत दुखी था। तभी अचानक से वहां एक साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं। वो हरिराम की इस दया भावना से इतने खुश होते हैं कि वो तुरंत एक मंत्र पढ़ते हैं और फिर एकदम चमत्कारी रंग बिरंगी किरणें वहां फैल जाती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये किरणें न सिर्फ उस बंदर के घावों को झट से भर देती हैं, बल्कि उसे हम इंसानों की तरह बोलने की जादुई ताकत भी दे देती हैं। सोचिए, ये वो जादुई पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस चमत्कार के बाद उस बंदर को एक बिल्कुल नया जीवन मिलता है। हरिराम बड़े प्यार से उसका नाम रखता है गोलू। अब चूंकि हरिराम ने उसे बचाया था, तो गोलू भी तुरंत उसके परिवार के प्रति अपनी पूरी जिंदगी की वफादारी की कसम खा लेता है। और यकीन मानिए, इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि गोलू अब सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाता है। वो हरिराम की पत्नी अर्चना के घर के कामों में मदद करता है, और तो और हरिराम के साथ खेतों में जाकर खेती की हर छोटी बड़ी बारीकी भी सीख लेता है। अब आते हैं भाग 2 पर, संकट और इंसानी लालच। यहाँ से कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हरिराम के परिवार पर अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। एक के बाद एक कई धक्के लगते हैं हरिराम को। सबसे पहले उसकी पत्नी अर्चना एक बहुत ही अजीब और जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाती है। फिर उसे बचाने के लिए वैद्य के इलाज में उनकी सारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। इसके बाद जब हरिराम मदद मांगने अपने ही सगे भाइयों केशव और बिरजू के पास जाता है, तो वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। और अंत में कोई रास्ता न बचने पर उसे गांव के उसी क्रूर जमींदार के पास जाना पड़ता है, जो बस किसी तरह हरिराम के खेत की बची खुची जमीन हड़पने की फिराक में बैठा था। इंसान और जानवर के बीच का असली फर्क ना यहाँ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ हरिराम के अपने खून उसके सगे भाई हैं, जिन्होंने न सिर्फ मदद करने से साफ मना कर दिया, बल्कि उसकी जमीन का एक हिस्सा भी पहले से दबाकर बैठे थे। और दूसरी तरफ है गोलू। जब जमींदार हरिराम को 50% ब्याज के उस खौफनाक जाल में फंसाकर उसकी जमीन गिरवी रखवाना चाहता है, तो गोलू बीच में आकर हरिराम को रोक लेता है। और पता है वो क्या करता है? वो अर्चना की जान बचाने के लिए खुद उस चमत्कारी साधु को ढूंढने घने जंगल में निकल पड़ता है। इंसानी लालच और एक जानवर की अटूट वफादारी का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, जादुई बीज और सुनहरी फसल। रात भर की उस भारी बेचैनी के बाद अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही गोलू वापस लौट आता है। और वो खाली हाथ नहीं था। वो उसी साधु महाराज से एक जीवनदायिनी उपहार लेकर लौटा था। ये पूरा चमत्कार 3 अहम चरणों में होता है। पहला, गोलू साधु की दी हुई वो चमत्कारी जड़ी बूटी अर्चना को खिलाता है, और चमत्कार देखिए, अर्चना तुरंत ऐसे ठीक हो जाती है जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। दूसरा, गोलू साधु के दिए हुए कुछ जादुई बीज निकालता है, और फिर वो तीनों मिलकर उन्हें खेत में बो देते हैं। और तीसरा चरण तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। बस कुछ ही दिनों के अंदर उनके खेत में सोने की तरह चमकती हुई ऐसी अद्भुत फसल लहलहा उठती है, जो इस पूरे राज्य में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। हमारा सीधा साधा हरिराम रातों रात एक बेहद सफल और धनी किसान बन जाता है। लेकिन हरिराम इस कामयाबी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता।
दरअसल साधु महाराज ने वो बीज देते वक्त गोलू के सामने एक शर्त रखी थी कि कामयाबी मिलने पर उन्हें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। हरीराम और गोलू उस शर्त को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अपनी फसल के मुनाफे से वो गांव वालों को उस लालची जमींदार के चंगुल से आज़ाद कराना शुरू करते हैं। बिंदेसर का खेत नीलाम होने से बच जाता है, भोलू का सारा कर्जा चुकता हो जाता है और रज्जो को उसकी छीनी हुई जमीन वापस मिल जाती है। इसका सीधा असर ये होता है कि जमींदार का जो खौफ पूरे गांव पर छाया हुआ था वो अब टूटकर बिखरने लगता है। अब कहानी अपने सबसे भावुक और अहम मोड़ पर आती है। भाग 4, महान बलिदान, गोलू का सर्वोच्च त्याग। अपना दबदबा और साम्राज्य इस तरह टूटता देखकर जमींदार गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाता है और फिर वो एक बहुत ही खौफनाक साजिश रचता है। एक दिन खेतों में वो सुनहरी फसल हवा में लहरा रही थी, सब कुछ शांत था। तभी अचानक वहां जमींदार और उसका खतरनाक गुंडा भीमा आ धमकते हैं। हरीराम का ध्यान नहीं था, वो जमीन की तरफ झुका हुआ था। तभी भीमा पूरी ताकत से एक बहुत ही लंबा और जानलेवा बर्छा सीधा हरीराम की तरफ फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि वो बर्छा हरीराम को जरा सा भी छू पाता, हवा में एक चीख गूंजती है। गोलू एक लंबी छलांग लगाता है और उस मौत के बर्छे को सीधे अपने सीने पर झेल लेता है। गोलू का ये बलिदान, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद मौत को गले लगा लेना, ये दिखा देता है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी और सच्ची थी। गोलू के आखिरी शब्द सीधे दिल को चीर देते हैं। दर्द से कराहते हुए भी वो हरीराम की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। सच कहूं तो यही एक वाक्य इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सार है। एक बेजुबान समझे जाने वाले जानवर ने निस्वार्थ प्यार और दोस्ती की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे हम इंसान अपनी भागदौड़ में अक्सर भूल ही जाते हैं। और गोलू के इस बलिदान के तुरंत बाद जो हुआ वो एकदम ईश्वरीय न्याय था। उसी पल वो चमत्कारी साधु भयंकर क्रोध में वहां दोबारा प्रकट हो जाते हैं। वो जमींदार और भीमा को एकदम निर्दोष की जान लेने के उस भयानक पाप का दोषी ठहराते हैं। और इस बार साधु की आंखों से जो रंग बिरंगी किरणें निकली ना, वो किसी का इलाज करने वाली नहीं थी, वो पूरी तरह से विनाशकारी थी। उन क्रोध से भरी किरणों ने पलक झपकते ही उस जमींदार और भीमा को वहीं जलाकर राख कर दिया। दुष्टता का अंत बेहद भयानक और तुरंत हुआ। इसके बाद हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। भाग 5, एक अमर साथी की याद। साधु महाराज न्याय करने के बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां मौजूद सारे गांव वाले गोलू के उस महान बलिदान के सामने सम्मान से नतमस्तक हो जाते हैं। अब सबको समझ आ चुका था कि गोलू कोई मामूली बंदर नहीं था। पूरे के पूरे गांव में एक गहरी खामोशी और अपार सम्मान की लहर दौड़ जाती है। अपने उस सबसे सच्चे साथी को हमेशा के लिए अमर करने के लिए हरिराम ने रोते हुए उसी खेत में ठीक उसी जगह पर एक छोटा सा पौधा लगाया जहां गोलू ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये पौधा वक्त के साथ बड़ा होकर साथी वृक्ष के नाम से मशहूर हुआ। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम पेड़ नहीं था, ये उस निस्वार्थ प्रेम और उस कमाल के रिश्ते की एक जीती जागती निशानी था जो दो बिल्कुल अलग प्रजातियों के बीच इतनी गहराई से पनपा था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक बेजुबान जानवर बिना किसी स्वार्थ और शर्त के इतना प्यार दिखा सकता है, तो हम इंसानों को ऐसा करने से आखिर क्या रोकता है? क्या हमारा लालच और हमारा स्वार्थ हमारी इंसानियत से भी बड़ा हो गया है? हरिराम और गोलू की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची दोस्ती और करुणा का कोई रूप, रंग या प्रजाति नहीं होती। आज के इस विश्लेषण से जो बात निकलकर सामने आई है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। और सच मानिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको थोड़ी देर रुककर गहराई से विचार जरूर करना चाहिए।